तमेव माता पिता तमेव, मतलब भगवान में भी माता पिता का रूप देखा जाता है। वो माता पिता जो हमें पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, हमें अपने पैरों पर खड़ा करते हैं। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है? क्या हम उन्हें ओल्ड एज होम में भेज देते हैं? क्या हम उन्हें उनके नाती पोते से दूर कर देते हैं? हम उन्हें ज़िंदगी भर तड़पने के लिए छोड़ देते हैं। आज की उड़ान कुछ ऐसे ही माता पिता के साथ जिन्होंने अपने बच्चों को अपने सीने से लगा कर रखा, लेकिन जब बच्चे अपने पैर पर खड़े हुए तो उन्हें बेसहारा कर दिया। आज हम ऐसे ही माता पिता को हौसला देना चाहते हैं, उन्हें उड़ान देना चाहते हैं, उनके दुख बांटना चाहते हैं, उन्हें खुशियाँ देना चाहते हैं। अजय अग्रवाल जी ऐसे पिता हैं जिनका सहारा उनका बेटा नहीं बल्कि एक बैसाखी है। चल नहीं पाते और ऐसे हालत में वो ओल्ड एज होम में रहते हैं। 74 साल की उम्र में अजय अग्रवाल आज अपने ही घर से अलग दिल्ली के ओल्ड एज होम में रहने को मजबूर है। कुछ दिनों पहले हिमाचल के सोलन में उनका एक्सीडेंट हो गया। उनका आरोप है कि जब वो अपने बेटे बहू के पास दिल्ली आए तो उन्होंने उनसे मुलाकात नहीं की और ड्राइवर के हाथों महज 2000 रुपए भिजवा दिए। अजय अग्रवाल के कमर और पैरों में काफी चोट लगी थी। उसी हालत में वो सड़क पर पड़े मिले। कुछ लोगों ने उन्हें अर्थ सेवियर फाउंडेशन के ओल्ड एज होम में पहुंचा दिया, जहां इन दिनों वो अपना दिन गुजार रहे हैं। अजय अग्रवाल का आरोप है कि जालंधर में उनकी 300 करोड़ की पैतृक संपत्ति है, जिसे हड़प लिया गया है। कभी लाखों में खेलने वाले अजय अग्रवाल आज कौड़ी कौड़ी के लिए मोहताज है और इसी आस में अपना दिन गुजार रहे हैं कि शायद कभी बेटे बहू उनको अपने साथ लेकर जाएं। अभी आप ओल्ड एज होम में रहते हैं और आपके बेटे आपको फ़ोन करते हैं, आपसे बात करते हैं? नहीं, फ़ोन उठाता नहीं है, फ़ोन करता भी नहीं। 4-5 महीने से कर रहा था। 3 हफ्ते पहले एक्सीडेंट होने से पहले उसका फ़ोन आया था गोवा से। जी। पापा मर्सिडीज़ खरीदूं क्या ऑडी? मैं कहा तेरी जो हाइट है उसके हिसाब से मर्सिडीज़ ले ले। 32 लाख की मर्सिडीज़ ली उसने। उसके बाद मेरे जन्मदिन पे फ़ोन आया था 3 तारीख को, 3 फरवरी को, हैप्पी बर्थडे। तो पूछा कितने साल के हो गए? मैं कहा 74 का हो गया। कहता अभी भी आप खूब चल लेते हो। ऐसी नज़र लगी। 5 को एक्सीडेंट हुआ। बात की, एक्सरे और डॉक्टर की रिपोर्ट उसको भेजी। कहता मैं 15 तारीख को दिल्ली आ रहा हूँ, आपके इलाज के लिए पैसा दे दूँगा। उसके बाद फ़ोन उठाने बंद कर दिया उसने। 18 को मैं आया दिल्ली। एक टैक्सी वाला लेके आया मुझे, जिसने खाली पेट्रोल के पैसे लिए मेरे से। सुबह 8 बजे वहाँ उसने उतारा मेरे को। ड्राइवर लोग आए थे, 6 गाड़ियाँ उसके पास यहाँ पे हैं, सब बड़ी से बड़ी गाड़ी है। जो पुराना ड्राइवर था मेरे ससुर जी के घर का, जब वो आया उसने मेरे को पहचाना, अंदर जाके बात की तो उसको बोला इसको कैफे डे पे ले जाओ और बिंदो कॉलेज के सामने, मैं वहीं आके मिलता हूँ। उसके बाद दूसरे ड्राइवर ने सारा सामान मेरा वहाँ से उठाया और आके मुझे 2000 रुपया दिया और उसने मुझे मैसेज भेजा मेरे मोबाइल पे, तुम्हारे चौथे पे बात करूँगा तुमसे। ना वो फ़ोन उठाता है ना वो फ़ोन करता है। आज भी आप उन्हें फ़ोन ट्राई करते हैं? 2 दिन पहले ट्राई किया था, नहीं उठाया।
32 लाख की कार मंजूर है और पापा कहाँ हैं, किस हाल पे हैं, कैसे हैं, कोई लेना देना नहीं है। ऐसा हुआ क्या जो रिश्ता इतना बिगड़ गया? 18 साल बाद मेरा डिवोर्स हुआ था। वो भी धोखे का डिवोर्स किया था मिसेस ने। म्यूचुअल कंसेंट के कागज़ पे साइन कराया, ना वो कागज़ फाइल किया उन्होंने कोर्ट में, ना डिग्री दी। बिटिया मेरे साथ रहती थी, बेटा उसके पास था। जब वो थोड़ी बड़ी हुई मेरे लिए संभालना मुश्किल हो गया था, तो मैं अपनी माँ को बोला था कि माँ इसको हॉस्टल में डाल दो। वो कहते नहीं, उसके फ़ोन बहुत आते हैं, दे दे। मैं क्या, वो इसलिए नहीं मांग रही कि उसको बच्चों से प्यार है, वो केस करना चाहती है हमारे बाप दादा की प्रॉपर्टी के ऊपर। ये नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तू दे दे। मैंने उसको दे दिया और 1 महीने के अंदर अंदर उसने मेरे पे, मेरी माँ पे, मेरे सखे भाई पे और मेरे से सबसे बड़ा जो सतौला भाई था जिसने हमको पाला पोसा, 5 साल की एज में मेरे पापा की डेथ हो गई थी, उनको भी बीच में इन्वॉल्व करके उसने केस फाइल किया। HUF प्रॉपर्टी का हिस्सा क्या, ये जो आपस में राइटिंग हुई है ये हम चैलेंज करते हैं। वो तो कर नहीं सकती थी, बच्चों की तरफ से फाइल किया। कोर्ट ने 5000 मेंटेनेंस महीने की बांध दी, वो हम देते रहे। अभी तक वो केस चल रहा है। HUF प्रॉपर्टी पड़ी है जलंधर में जो मेरे सखे भाई ने कब्जा की हुई है, वो 300 करोड़ की है आज। आपके नाती पोते हैं? एक बेटी है इसकी जो अब जनवरी में 18 साल की हुई है। तो कभी उन्होंने मिलने की कोशिश की? बेटी जब हुई थी तब उसने एक दफ़ा मेरे को मिलाया था, उसके बाद कभी नहीं मिलाया। ये तो 4-5 महीने पहले उसका फ़ोन आया, तो मैंने सोचा अब कौन से कागज़ों पे दस्तखत चाहिए इसको। आप कब से नहीं मिले हैं उनसे, अपने नाती पोतों से? पोती को तो बस जब पैदा हुई थी तब मिला था, जब 6 महीने की थी। उसके बाद तो मेरे सामने आए ही नहीं, वो ना लेके आए मेरे को। मिसेस वकील है दिल्ली हाई कोर्ट की, उसको सारे उल्टे सीधे कागज़ बनाने आते हैं। जब आपकी इतनी तबीयत खराब होती है, आपको ऐसी चोट लगी है, तो कौन देखता है आपको? कोई नहीं देख रहा। ये तो रवि कालरा जी मिले, आज मेरे सिर पे छत है, खाना देते। ऑपरेशन के पैसे मेरे पास नहीं है। यहाँ की हड्डी टूटी हुई है, पैर सूजने चालू हो गए। 15 दिन से कुर्सी पे सो रहा हूँ, जितनी नींद आती है। जाली जनरल पॉज ऑफ अटॉर्नी बना के मेरी प्रॉपर्टियाँ बेची हुई हैं। मैंने इसलिए केस नहीं किया था, चलो बच्चों के साइन है, कोई बात नहीं। और मुझे ये उम्मीद नहीं थी जब मुसीबत में आऊँगा कोई मेरे का सहारा नहीं। भगवान से हमेशा यही मांग है कि मुझे जूते पहने हुए उठाना। पता नहीं क्या गलती हुई जो इस साल में मेरे को सुन दी थी, कि मुझे मालूम था मेरा कोई सहारा नहीं। जरूर बीमार हो गया, कोई मुझे पानी पिलाने वाला नहीं होगा। तो आपको उनकी बहुत याद आती होगी जब आप बीमार पड़ते होगे। तो भगवान की दया से मैं कोई इतनी स्वेयर बीमारी में नहीं पड़ा हूँ जो अब पड़ा हूँ। मैं उन बच्चों को भी नहीं गलती दे सकता जिन्होंने एक्सीडेंट किया था। 15 साल के थे, मैं उनकी ज़िंदगी नहीं खराब करना चाहता था। 10th का एग्ज़ाम देना था। एक का बाप ऑटो चलाता था, दूसरे की खाली दादी थी, माँ बाप नहीं थे। फिर भी उन बच्चों ने, उनके रिश्तेदारों ने 10,000 मेरे को दिए इलाज के लिए, जो मेरा 6,000 सोलन में खर्च हो गया था।
और उनसे एक ही प्रॉमिस लिया था कि आज के बाद बिना लाइसेंस के आप स्कूटी नहीं चलाओगे। मैं यही चाहूँगा कि वो अपना प्रॉमिस पूरा रखें। मुझे उनकी कोई शिकायत नहीं, गलती होती है इंसान से, मगर ऐसे कोई मुसीबत में माँ बाप को नहीं छोड़ता। ऐ मेरे दिल कहीं और चल, ढूंढ ले अब कोई करने, इस दुनिया से दिल भर गया, चल जहाँ झूठी आशा के तारे न हो। ये तो जब ठीक था मैं किशोर कुमार का, और जब आपका बच्चा छोटा था तो आप उनको सीने से लगा के गीत सुनाते थे, वो कौन सा गीत है? उस वक्त मैं जो उनको गीत सुनाता था वो जो मैंने सेंट पॉल में सीखे थे, ओल्ड मैकडोनल्ड हैड अ फार्म, E-I-E-I-O। तो आप थोड़ा सुनाना चाहेंगे? Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O, and on that farm he had some hens, E-I-E-I-O. A cheep cheep here and a cheep cheep there, here a cheep, there a cheep, everywhere a cheep cheep. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O, and on that farm he had some cows, E-I-E-I-O. A moo moo here and a moo moo there, here a moo, there a moo, everywhere a moo moo. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. जिस बेटे को आप ये पोयम सुनाते थे, गीत सुनाते थे, और जब आपने फ़ोन किया तो क्या कहा उन्होंने? फ़ोन उठाता ही नहीं है। उसी का फ़ोन आया था, ये 2000 दे दिए, जहाँ मर्जी जाके मर, गाली वगैरह की, और फिर वो मैसेज आ गया तुम्हारे चौथे पे फ़ोन करूँगा। 18 तारीख को उसने ये मैसेज दिया मेरे को। मैं जब अलग हुआ 77 में, तो भी 6 साल मैं काठमांडू से हर करवा चौथ पे मिसेस के लिए लेके आता था कि किसी तरह जॉइंट हो जाए। नहीं, उनके फादर ने होने नहीं दिया। बच्चे मेरे पास छुट्टियों में आते थे नेपाल, उनको आने जाने की फ़्लाइट टिकट, जिस चीज़ पे उन्होंने हाथ रखी मैंने लेके दी। जो मेरी सैलरी थी मैं उसी वक्त उठाता था अपने चेयरमैन से, जब बच्चों का आने का टाइम होता था। उस बेटे ने आपको ये मैसेज लिख के भेजा? हाँ, मेरे मोबाइल में है, आई कैन शो इट टू यू। चौथा विल कॉल। क्या मैं इसे पढ़ सकती हूँ? हाँ जी। इसमें लिखा है इन चौथा विल कॉल। ये मैसेज है, ये आप नीचे देख लीजिएगा, सेंडर का नाम आता है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो चौथे में है और वो आपको फोन करेंगे? जी नहीं, वो घर में ही था। आपको कैसे पता चला कि वो घर में थे उस वक्त? वो पुराने ड्राइवर ने बताया, सब घर में ही है। वही ड्राइवर जिस ड्राइवर ने आपको बीच रास्ते में छोड़ा था? उन्होंने बोला था कैफे डे पे ले जाओ, मैं वहीं आके मिलता हूँ, और वो कोई नहीं आया। दूसरा ड्राइवर आके जो मेरे बैग्स थे वो दे दिए मेरे को, और 2000 रुपया दे के चला गया। वही ड्राइवर? हाँ। जिन्होंने आपको कहा कि वो घर पे हैं? हाँ। सब घर पे थे, मिसेस भी घर पे थी, कोई बाहर नहीं आया, बहू भी नहीं आई। क्या आपको उम्मीद है कि वो आपको फ़ोन करेंगे? करेंगे भी तो मुझे ऐसा बेटा नहीं चाहिए। काश ना किसी का ऐसा बेटा हो। तुम जब कुछ ज़रूरत होती थी तो फ़ोन करता था, जब शादी करनी थी तब भी फ़ोन आया कि वो नाना नानी नहीं मान रहे थे। मैं जब आया काठमांडू से, उसने मिलाया गुनीत से, वो सरदारों की लड़की थी। तो जब उसने अपने दादा का नाम लिया, कमिश्नर बेदी,
मैं कहा वो जो जलंधर के थे? कहती हाँ पापा। मैं कहा उनका नंबर डायल कर मैं बात करता हूँ। मैंने बेदी साहब से एक ही सवाल पूछा था कि दोनों का आपस में प्यार हो गया, आपको कोई एतराज़ तो नहीं है एक सिखों की लड़की को हिंदू धर्म में दे देगी? वो कहा नहीं। और उसकी फिर मैंने शादी का, मेरा नाम शादी के कार्ड पे नहीं लिखा गया था एज ए फादर, तो भी मैं अटेंड करके उनकी शादी न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के लॉन में, कि वो बिटिया चाहती थी कि लॉन में ही शादी हो, कि बैंक्वेट हॉल वगैरह में नहीं हो। शादी कराई और मैं वापस गोवा चला गया था। उस वक्त गोवा में मैं स्टील रोलिंग मिल एक रिश्तेदार के लिए इंस्टॉल कर रहा था। नेपाल में रोलिंग मिल्स लगाई हैं, टोयोटा को बीट किया हुआ है, टाटा को ऑर्डर्स लेके दिए हैं ट्रक्स के, आर्मी के लिए। फोम फैक्ट्री इंस्टॉल की है, हैंड वोवन कार्पेट्स वेजिटेबल डाई से, केमिकल डाई से नहीं। उन गलीचों को एक दफ़ा आप धो लोगे, उनमें रंग कभी नहीं फेड होगा। बुझोई के आप गलीचे लोगे, आपकी कुर्सी अगर 6 महीने उसके ऊपर पड़ी रही तो उस हिस्से में आपका रंग फेड हो जाता है। वेजिटल डाई में रंग फेड नहीं होता। तिब्बतियन डाई मास्टर्स थे मेरे पास वहाँ पे, जो हर जड़ी बूटी में से रंग निकालते थे, और हम अपनी ही डिज़ाइनिंग करके वो कारपेट्स एक्सपोर्ट करते थे। क्या मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ जी। क्या आप मुझे अपनी बेटी बनाएंगे? मैं आपका ख्याल रखूंगी। I'll be the most happiest अगर आप मुझे मेरी बेटी बन जाओ। जीती रह बेटा। आप यूएस से जा रही है ना? जी। मेरी बेटी वहाँ है वाशिंगटन में, मालविका कुमार। उसको शायद मालूम मेरी हालत का, लॉयर है वो भी। लॉर्ड सिराजपाल ऑफ यूके मेरे कज़न ब्रदर हैं। एपीजे स्कूल्स हमने सतपाल भाई साहब की छोटी सी कोठी की बैकयार्ड में चालू किया था। मिसेस मैनी, मेजर मैनी की वाइफ को एज ए प्रिंसिपल लेके आया था मैं। वो जिंदा नहीं है। सुरेंद्र पॉल पाक होटल वाले भैया जिंदा नहीं है। जीत भैया जिंदा नहीं है। उषा रेक्टिफायर के कुलमन जीजा जी जिंदा नहीं है। नहीं तो मैं इस बेटे के पास मदद के लिए जाता ही नहीं। अब एक ही उम्मीद है। मैं हूँ आपकी बेटी। क्या? सुराज भैया वो किसी तरह, मैं खाली अपने लिए नहीं, जो संस्था रवि जी कालरा जी ने खोली हुई है। हमारे बीच में रवि कार्ला जी भी हैं, और जिनकी संस्था में अंकल रहते हैं। और मैं उनसे यही पूछना चाहूँगी कि अंकल जी आपको कहाँ मिले थे? सर हमें बहुत ही बुरी हालत पर मिले थे। उनकी कमर में बहुत दर्द है, 10 दिन से सोए नहीं हैं, कुर्सी पर ही बैठकर रात गुजारते हैं, और पाँव में भी जख्म है, चला नहीं जाता। तो कुछ लोग सर को यहाँ छोड़ने आ गए हमारे गुरुकुल के बाहर। कौन थे वो लोग? हमारे लिए अनजान थे। अच्छा। क्योंकि बहुत बार ऐसे लोग वहाँ पर छोड़ के चले जाते हैं और बताते नहीं हैं कि उनकी क्या जान पहचान है। तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम ऐसे सब बुजुर्ग लोगों की वहाँ सेवा करते हैं, उनको प्यार मिलता है, खाना मिलता है, दवाइयाँ मिलती हैं, और रहना भी फ्री में मिलता है। तो हम बहुत ईश्वर के शुक्रगुजार हैं कि हमें सर की सेवा का मौका मिला, और अब दिन रात सर की सेवा में लगे हुए हैं, और यही चाहते हैं कि सर का घर दोबारा से मिल जाए, उनके बच्चे उनको प्यार करें। सर हमेशा उनको याद करके रोते रहते हैं। खुशी है इस बात की कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है।
एक बार भी आपकी बेटी ने ये नहीं कहा कि मुझे मेरे पापा से मिलना है? और आपकी बेटी उसके बाद आपसे मिली? मिली थी।